Now, chapter number first देखो amalgamation, absorption and external reconstruction. देखेंगे थ्योरी के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखो फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन ने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है वो अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन के लिए 14 लगता है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो 14 जो अमालगमेशन के लिए लगता है, इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस रहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। सेकेंड देखो इन एमलगमेशन में टू कंपनी कम टुगेदर एंड सिक्योर द वेरियस एडवांटेज। यानी जब दो कंपनी एक साथ आते हैं तो डेफिनेटली एडवांटेज होंगे, सच एज इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, अवॉइडिंग कंपटीशन अवॉइड होते हैं जो दोनों में कंपटीशन थी, है ना। दोनों जन एक साथ आने के बाद कंपटीशन कैंसिल हो गए। देन इंक्रीज द एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्सपांशन बढ़ जाता है, ऑन सो ऑन। सो कंपनी में कंबाइन इन द फॉलोइंग वे। तो देखो कंपनी एक साथ आने के लिए अच्छा मेथड्स है। पहला तो एमलगमेशन देखो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वे है। एमलगमेशन में क्या होता है, न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ टू और मोर ओल्ड कंपनी, या दो से ज्यादा कंपनी एक साथ आते हैं और नया कंपनी बनाते हैं, उसको बोलते हैं एमलगमेशन। ओके, देन थर्ड है, सेकेंड है देखो एब्जॉर्प्शन, यानी क्या, एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करते उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब किया, टेक ओवर किया। देन थर्ड देखो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी क्या होता है, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग वन, यानी ऑलरेडी एक कंपनी है उसको टेक ओवर किया, यानी उसको टेक ओवर करके नया बनाया, न्यू कंपनी फॉर्म किया, यानी उसमें एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्शन किया, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, देखो 3 वेज है कंपनी एक साथ आने के लिए। देखो देन थर्ड में देखो क्या बोला है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एमलगमेशन के 2 मेथड्स है, एक है परचेसिंग मेथड्स एंड सेकेंड है मर्जर मेथड। ज्यादा करके परचेसिंग मेथड ही हमें प्रैक्टिकल में आते हैं, मर्जर मेथड नहीं आते, लेकिन मर्जर मेथड में आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगी, थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। तो देखेंगे पहला इन परचेस मेथड में क्या होता है। अगर हमें अमेलगमेशन करने का है तो परचेस मेथड में क्या होता है, देखो ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी यानी कौन, सेलर, जो कंपनी बेच रही है किसी और को, है ना। तो वेंडर कंपनी बिकम असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ परचेसिंग कंपनी, यानी वेंडर कंपनी की जितनी असेट्स एंड लाइबिलिटी है वो परचेसिंग कंपनी के असेट्स एंड लाइबिलिटी बन जाते हैं, लेकिन कौन से वैल्यू पे, एट देयर एग्रीड वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो डेफिनेटली हम डिसाइड करके जो वैल्यू डिसाइड होगी उसको ही बोलते हैं ना एग्रीड वैल्यू। वो एग्रीड वैल्यू पे ही हम लोग असेट्स लाइबिलिटी टेक ओवर करेंगे, है ना। सामने वाला वेंडर कंपनी कोई असेट्स की वैल्यू कुछ भी बता सकता है ना, लेकिन हम लोग डिसाइड करेंगे, दोनों में एग्रीड होएगा। तो इसलिए एग्रीड वैल्यू पे ही असेट्स एंड लाइबिलिटी बिकम असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ परचेसिंग कंपनी के बन जाते हैं। तो याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीड वैल्यू। ओके, यानी हम लोग जब भी अमलगमेशन करेंगे, जब परचेसिंग कंपनी में या पीसी निकालते समय जब भी वैल्यू लेंगे असेट्स एंड लाइबिलिटी की, वो एग्रीड वैल्यू रहेगी। ओके, अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दी रहेगी तो बुक वैल्यू ले लो। ओके, देन सेकेंड देखो डिफरेंस बिटवीन परचेस कंसिडरेशन नी नेट एसेट, यानी पीसी जो हम लोग ने बिजनेस की वैल्यू निकाली है, यानी सपोज सामने वाले की कंपनी हम टेक ओवर कर रहे हैं तो उसका बिजनेस का वैल्यू रहेगा ना, है ना, उसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। एंड नेट असेट्स, नेट एसेट मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी करके जो असेट्स आते हैं उसको बोलते हैं नेट एसेट, यानी परचेस कंसिडरेशन और तेरे नेट एसेट, इसका जो डिफरेंस रहता है ना वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, शुड बी ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी समझ में आया ना, सपोज मैंने XYZ कंपनी है, उसकी परचेसिंग वैल्यू यानी खरीदने की वैल्यू डिसाइड की 2 लाख। ओके, और अगर उसकी नेट असेट्स यानी असेट्स माइनस लायबिलिटी करके नेट असेट्स आ रही है 1,90,000 और मैंने डिसाइड किए 2 लाख और उसकी नेट असेट्स आ रही है 1,90,000, तो 10,000 क्या हो गया, गुडविल हो गया, क्योंकि मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं उसको, है ना। तो ये जो डिफरेंस रहता है, एक तो गुडविल में जाता है, नहीं तो कैपिटल रिजर्व में जाता है। गुडविल में कभी जाता है ना, और कैपिटल रिजर्व में कभी जाता है। तो देखेंगे हम लोग गुडविल में कभी जाता है। यहाँ पे देखो नेट असेट्स इज लेस देन नेट पीसी, नेट एसेट कम है पीसी से, तो समझो गुडविल है, क्योंकि पीसी मतलब हम लोग पैसा ज्यादा दे रहे हैं नेट एसेट के सामने, एंड नेट एसेट्स मोर देन पीसी रहेगा,
यानी पीसी से नेट नेट एसेट ज्यादा है, मतलब हम लोग कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, है ना, क्योंकि नेट एसेट्स कैसे ज्यादा है तो डेफिनेटली लाइबिलिटी साइड कम हो रही है। ओके, देन देखेंगे सी वाला, द रिजर्व ऑफ वेंडर कंपनी, ये परचेस मेथड है, याद रखो। तो रिजर्व ऑफ वेंडर कंपनी यानी एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व छोड़ेंगे, है ना, बाकी के जितने भी रिजर्व है ना आर नॉट ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी में नहीं जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सेलर कंपनी, बेचने वाली कंपनी है, वेंडर कंपनी है, उसके रिजर्व परचेसिंग कंपनी में नहीं जाती है, आर नॉट ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। ओके, खाली स्टैट्यूटरी रिजर्व छोड़ के। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या रहता है, सच है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, ये सब रिजर्व कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, आर डेबिटिंग टू एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे और क्रेडिटिंग द स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जर्नल एंट्री होगी। ओके, लेकिन एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो रहता है वो हम लोग शुड बी शोन एज अ फिक्टिशियस असेट करके दिखाते हैं इन द बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है, फिक्टिशियस असेट बैलेंस शीट में रियल नहीं, फिक्टिशियस है। ओके, असेट्स करके दिखाते किसके बुक्स में, परचेसिंग कंपनी में। ओके, एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व नो लॉन्गर देन अबोव एंट्री शुड बी रिवर्स, अगर ऊपर का एंट्री अगर रखने का नहीं है तो उसका ऊपर का एंट्री रिवर्स मारो। अगर आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं रखने का, उसने बोला स्टैट्यूटरी रिजर्व मत लिखो, तो ये रिवर्स एंट्री मारो, तो ऑटोमेटिकली स्टैट्यूटरी रिजर्व कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये परचेसिंग मेथड में याद रखो, असेट्स एंड लायबिलिटी हम लोग परचेसिंग कंपनी टेक ओवर करते हो एग्रीड वैल्यू पे करते हैं, और नेट असेट्स एंड पीसी में जो भी डिफरेंस आता है वो गुडविल और कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। एंड जितने भी रिजर्व है सेलर कंपनी के यानी वेंडर कंपनी के, वो परचेसिंग कंपनी में नहीं दिखाने के। ओके, रिजर्व रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रन रहेगा, खाली स्टैट्यूटरी रिजर्व दिए जाते हैं अगर वो मेंशन किया रहेगा तो। ओके, उसके बाद देखेंगे इन केस ऑफ मर्जर, मर्जर में क्या होता है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वेंडर कंपनी बिकम असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द परचेसिंग कंपनी एट द बुक वैल्यू। मर्जर में बुक वैल्यू में जाती है, लेकिन परचेस मेथड में एग्रीड वैल्यू में जाती है, याद रखो। देन बी वाला देखो, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू से 90% लेस नहीं होनी चाहिए। ओके, यानी शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन द वेंडर कंपनी बिकम अ इक्विटी शेयर होल्डर इन अ परचेसिंग कंपनी, यानी परचेसिंग कंपनी में वो इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, लेकिन 90% लेस नहीं होनी चाहिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, याद रखो, इन द मर्जर में। देन सी में देखो, परचेसिंग कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, पर पीसी कैसे डिस्चार्ज करेंगे, इक्विटी शेयर इश्यू करते, एक्सेप्ट कैश पेड अगेंस्ट द फ्रैक्शन शेयर और पेमेंट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर को छोड़ के, बाकी इक्विटी शेयर होल्डर को पीसी पे कर सकते हैं हम लोग। एंड डी में बोला है रिजर्व ऑफ वेंडर कंपनी अपियर एज अ रिजर्व ऑफ परचेसिंग कंपनी। अब मर्जर में देखो, जो वेंडर कंपनी का रिजर्व रहता है वो परचेसिंग कंपनी का रिजर्व रहता है। ओके, तो ये था मर्जर मेथड, जहां में ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी के बनते हैं लेकिन बुक वैल्यू पे, और 90% वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए शेयर होल्डिंग, तो ही वो परचेसिंग कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। ओके, और उसको इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा पे करना पड़ेगा, और जितने भी रिजर्व है मर्जर में वो सब रिजर्व परचेसिंग कंपनी में चले जाते हैं। देन फोर्थ वन देखो, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने का मेथड इन एमलगमेशन में परचेसिंग कंपनी टेक ओवर द ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वेंडर कंपनी, यानी सेलिंग कंपनी के टेक ओवर करते हैं, एंड इन एक्सचेंज में क्या देते हैं, दे पे परचेस कंसिडरेशन, यानी पीसी देते हैं किसको, शेयर होल्डर ऑफ परचेसिंग कंपनी को, इन द फॉर्म ऑफ शेयर में, या कैश देते ऑफ द न्यू कंपनी की, है ना, शेयर्स या कैश दोनों ही देते, डिवेंचर नहीं। ओके, द अमाउंट ऑफ पीसी पेड बाय न्यू कंपनी टू ओल्ड कंपनी फॉर एक्वायरिंग नेट असेट्स, यानी असेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी पीसी क्यों पेड करते हैं न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को, क्योंकि उसके असेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर करते इसलिए देते हैं। ओके, देन सो द अमाउंट ऑफ पीसी इज कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स है, एक नेट असेट्स मेथड है और एक नेट पेमेंट मेथड है। तो आपको नेट असेट्स एंड नेट पेमेंट मेथड के बारे में थ्योरी में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन पहले एमलगमेशन लिखो, एमलगमेशन के टाइप्स लिखो, बाद में मेथड्स लिखो, देन आपको आंसर को मार्क्स मिलेगा। ओके, तो नेट पे असेट्स मेथड में क्या है देखो, अंडर दिस मेथड
परचेस कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स, सब असेट एग्रीड वैल्यू पे लेने का है ना, जितने भी टेक ओवर किए वो सब असेट, जितने भी न्यू कंपनी ने असेट टेक ओवर किए वो सब ऐड करने का, उसमें से क्या माइनस करेगा, डिडक्टिंग द एग्रीड वैल्यू ऑफ द ऑल लायबिलिटी टेक ओवर, जो लायबिलिटी टेक ओवर किए वही, जो टेक ओवर नहीं किए वो नहीं, ये सब असेट्स लेने का माइनस लायबिलिटी करने का, तो आपको क्या मिलेगा, नेट असेट। दिस इज कॉल्ड द नेट असेट्स मेथड, है ना। यानी नेट असेट्स कैसे रहेगा, इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, सो असेट टेक ओवर एग्रीड वैल्यू पे लेने का लेस लायबिलिटी टेक ओवर एग्रीड वैल्यू पे लेने का, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीसी यानी परचेस कंसिडरेशन। तो ये नेट असेट मेथड थी। ओके, बाद में देखेंगे बी नेट पेमेंट मेथड। अंडर दिस मेथड में देखो सम टोटल पेमेंट मेड बाय द परचेसिंग कंपनी, यानी परचेसिंग कंपनी जितना भी पेमेंट करती है किसको, टू सेलिंग कंपनी, है ना, इट इज असर्टेन इन द फॉलोइंग मैनर, तो उसको बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड। अब ये डायरेक्ट पेमेंट देती है, देखो इन इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी की अमाउंट रहेगी, प्रिफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी की अमाउंट रहेगी, और बैलेंस जो भी रहेगा कैश में रहेगा, तो ये तीनों को मिला के पीसी बन जाते हैं, उसको बोलते हैं नेट पेमेंट। इसमें देखो नेट पेमेंट रेडीमेड देते कितना अमाउंट देने का। तो ये था अमेलगमेशन के डिफरेंट मेथड्स और उसके पेमेंट मेथड्स और अमेलगेशन से टाइप्स। ओके।